Hey guys, good morning. How are you all? Hope you are well at home. Today we'll start chapter number 2, Components of Food. This is first lecture of this chapter. In this chapter we'll discuss carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. So let's start. मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड विटामिन। यानी जो भी हम भोजन खाते हैं, नॉर्मल तौर पे आपको याद होगा कि जब फर्स्ट लेक्चर हम कवर कर रहे थे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो उसमें हम इन सारी चीजों की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको सारी चीजें क्लियर है। फिर भी यहाँ पर बता देते हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने में कई सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? तो उसमें आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें अवेलेबल होता है, उसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है, फैट्स होता है, उसमें विटामिन होते हैं और कुछ मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, तो फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है फूड ग्रुप्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड ग्रुप हमारे पास है। फूड ग्रुप्स मतलब जितने भी प्रकार के भोजन या जितनी भी प्रकार की डाइट हम डेली लाइफ में लेते हैं उनको हमने क्लासिफिकेशन के रूप में 3 प्रकार से क्लासिफाई किया है। उसमें कुछ फूड होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जिनका काम सिर्फ बॉडी को बिल्ड करने का, इस चीज को मेंटेन करने का, ग्रो करने का, ग्रोथ करने का होता है। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोटेक्टिव फूड, जिन्हें कहते हैं जो डिसीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती है उनसे लड़ने की क्षमता इनमें होती है, ये उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और तीसरा पार्ट जो इसका आता है वो है आपका एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है? तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अगर हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड की, तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और प्रोटीन्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं या कौन से मेन सोर्स है प्रोटीन्स के? तो उसमें आपका चिकन आता है। चिकन बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। और दूसरा जो पल्सेस होती है, दालें होती हैं, ये भी प्रोटीन्स की बहुत अच्छी सोर्स मानी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव फूड्स के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं, तो प्रोटेक्टिव फूड्स में जितने भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड की तरह काम करते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो मेन सोर्स हैं मिनरल्स एंड विटामिन के। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं एनर्जी गिविंग फूड की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं उसमें आपके कौन से आते हैं? उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आते हैं। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं या फिर फैट के सोर्स हैं वो सभी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आप आते हैं सीरियल्स, यानी जो अनाज होते हैं, और साथ में फैट एंड शुगर। फैट और शुगर भी मेन सोर्स होते हैं किनके? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के। ये हो गया क्लासिफिकेशन फूड ग्रुप्स की, जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स के मेन सोर्स चिकन और पल्सेस हैं। सेकंड प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, जिसमें मिनरल्स और विटामिन आते हैं। और मिनरल्स और विटामिन के जो मेन सोर्स है वो है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आते हैं, जिसमें सीरियल्स एंड फैट्स एंड शुगर आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ओके, अब यहाँ पर देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, यानी फूड के कितने प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जो हम डेली लाइफ में डाइट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पोर्शन की। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है सभी एनर्जी गिविंग फूड्स है, जहाँ पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। इधर अगर हम बात करें, ये विटामिन और मिनरल्स के सब बहुत अच्छे सोर्स हैं जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा फैट टाइप कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स जो है वो आपके यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में डेली डाइट के रूप में हम यूज करते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा यहाँ पर एक चित्र और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही सारी चीजें हैं जिनको हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है। इसमें सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में किसको लिया है, फैट्स और ऑयल, जिसमें फैट, ऑयल, साल्ट एंड शुगर अवेलेबल होता है, उन प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद सेकंड में आपके मीट, फिश, एग एंड अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तीसरे में हमने बात की थी फ्रूट्स की, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्रेन्स, ग्रेन्स में बहुत प्रकार के अनाज होते हैं या उनसे बने हुए कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। साथ में वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, और मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये सभी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं और एक बहुत अच्छी हेल्थ के लिए, गुड न्यूट्रिएंट्स के लिए होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनको डिटेल में, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हम डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। हमने डिस्कस किया था कि जितने भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स और फूड आर द एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स है एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर हम फैट और कार्बोहाइड्रेट में तुलना करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मेन सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी यदि हम इसके केमिकल फार्मूले की बात करें तो उस केमिकल फार्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अवेलेबल। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में। उसमें आपका पहला पार्ट है शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा पार्ट है आपका स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और तीसरा होता है सेल्यूलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। आइए देखते हैं इनको डिटेल में कि स्टार्च क्या होता है, शुगर क्या होता है या फिर सेल्यूलोज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शुगर की। तो शुगर की अगर हम बात करें तो इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। यानी जो हम किचन में शुगर अवेलेबल होती है, जो हम चाय में, दूध में डालकर पीते हैं, जो ऐसे खाते हैं, वो शुगर आपका होता है जो हम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है शुगर, ठीक है। तो शुगर क्या होता है, सभी को पता होता है, स्वीट टेस्ट होता है। एंड सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, शुगर केन, मिल्क एंड फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल। अगर हम बात करें कि जो शुगर होता है उसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे अच्छा सोर्स होता है आपका शुगर केन। शुगर केन मतलब होता है आपका गन्ना। आपको पता होता है कि सबसे ज्यादा शुगर उसमें होता है। इसके अलावा बीट रूट में भी होता है, मिल्क में भी आपका शुगर बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। या फिर जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आपके बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ग्रेप्स हो सकते हैं। चूंकि ये सभी मीठे होते हैं इसलिए शुगर के या फिर शुगर के पार्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है। यानी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें शुगर किसमें अवेलेबल होता है, यू कैन से शुगर केन, मिल्क, फ्रूट्स। ओके, चलिए अब देखते हैं हम दूसरे पार्ट की कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम कहते हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो आइए देखते हैं इनको डिटेल में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें किसके, स्टार्च की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो शुगर था वो स्वीट टेस्ट का होता है, लेकिन स्टार्च कैसा होता है। तो स्टार्च, पहली बात स्टार्च की खास बात यह है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है बल्कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड इट इज टेस्टलेस। दूसरी खास बात ये है, ये टेस्टलेस होता है, इसमें कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये आपका कलरलेस भी होता है और व्हाइट पाउडर के रूप में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसके कौन कौन से अच्छे सोर्स है, तो जो आपका स्टार्च पाउडर होता है वो इसका बहुत अच्छा सोर्स कहा जा सकता है। या फिर आपके जितने भी व्हीट हैं, मतलब गेहूं हो गया, आपका मक्का हो गया, आपका पोटैटो हो गया, आपका राइस हो गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी एक अच्छे सोर्स हैं किसके, स्टार्च के। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, पहली बात। दूसरी बात कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तीसरी चीज टेस्टलेस है। चौथी चीज कलरलेस है। और व्हाइट पाउडर कह सकते हैं, व्हाइट पाउडर की तरह होता है। और इसके जो मेन सोर्स हैं उसमें आपका स्टार्च हो सकता है, व्हीट यानी गेहूं हो सकता है, मैश मक्का हो सकता है, पोटैटो आलू हो सकता है, राइस चावल हो सकता है। ये सभी किसके अच्छे सोर्स हैं, स्टार्च के। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, यानी सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज किस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स वॉल, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के वॉल में अवेलेबल
होता है एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये भी क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। और दूसरी यहाँ पर खास बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, जिसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि जो घास होती है, जो घास जो जानवर खाते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें सेलुलोज अवेलेबल होते हैं, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और इसको जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। आपको पता है कि प्रोटीन्स जो होता है वो भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसे अगर हम बात करें किस कैटेगरी में रखा है तो इसको हम रखा है प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर्स द टिश्यूज। यानी प्रोटीन्स का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है और जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है, या फिर जो डैमेज हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको रिप्लेसमेंट करता है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जो डेड टिश्यूज हैं उनको रिप्लेस करते हैं और साथ में क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम मिल्क्स। अब इसके अच्छे सोर्स कौन से हैं प्रोटीन्स के, तो प्रोटीन के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें सबसे अच्छा होता है, जैसे हम बोल सकते हैं मिल्क है, दूसरा अच्छा सोर्स है एग है, तीसरा अच्छा सोर्स है आपका मीट है ना, फिश है। ये सभी क्या है, एक अच्छे सोर्स है इसके। और जितनी प्रकार की पल्सेस होती हैं ये सभी प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड एमिनो एसिड। अब बात करें कि प्रोटीन्स बनता कैसे है, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसे बनता है, तो बहुत छोटी छोटी मात्रा में जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड उन्हीं को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। एंड द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट इज 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। अगर हम बात करें कि एक बॉडी को कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डेली, तो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी यदि आपका वेट 40 केजी है तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी डेली लाइफ में। अगर आपका वेट 60 है तो 60 ग्राम पर डे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। तो इसको ध्यान रखें कि एक दिन में प्रोटीन कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो जितना बॉडी का वेट है उतने ग्राम। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं फैट की बात कर लेते हैं कि फैट एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम फैट की बात करें तो आप सभी को पता होगा फैट मतलब होता है मूड। अब फैट मतलब, या फिर हम दूसरी वसा, हिंदी में बोलते हैं वसा। अब फैट क्या होता है, तो आपको पता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, यानी इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो फैट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी जो आपका फैट होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें कार्बन अवेलेबल होता है, दूसरा उसमें हाइड्रोजन अवेलेबल होता है और तीसरा उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। ये 3 चीजें होती हैं जिससे मिलकर आपका फैट बनता है। अब हम अगर बात करें इसका मेन सोर्स कौन कौन से है, तो इसका मेन सोर्स होता है, उसमें आपका बटर हो सकता है, उसमें आपका घी हो सकता है, उसमें आपका मिल्क हो सकता है, उसमें आपका एग याक हो सकता है, या फिर जितने नट्स होते हैं, नट्स जो होता है वो हो सकता है, या इसके अलावा जितने भी कुकिंग ऑयल होते हैं, जितने भी कुकिंग ऑयल होते हैं, ये क्या है, सभी सोर्स ऑफ फैट हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो फैट की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरा करता है, तो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में कई सारी चीजें हम लेते हैं। उसमें हम लेते हैं बटर लेते हैं, घी लेते हैं, मिल्क लेते हैं, एग याक लेते हैं, नट्स लेते हैं, या फिर जितने भी कुकिंग ऑयल्स होते हैं, सब्जी बनाने में, पूड़ी बनाने में, पराठे बनाने में यूज करते हैं, वो सभी फैट के एक अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कि फैट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारी लाइफ में, तो एक एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट में लगभग कह सकते हैं कि 35 ग्राम फैट डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर हम बात करें 25 से ज्यादा जिनकी एज है उनको 35 ग्राम पर डे फैट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आवर बॉडी स्टोर एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। और जो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है किस रूप में, फैट के रूप में। एंड दिस स्टोर्ड फैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और इसी फैट का काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, अच्छा फैट अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर डेली लाइफ में आप फैट 35 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में उसको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो मोटे लोग हो जाते हैं उनमें इसका फर्क पड़ता है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की बात कर लेते हैं कि विटामिन के कौन कौन से सोर्स है, विटामिन होता क्या है ना। तो विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी पहली बात तो ये है कि विटामिन जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एंड विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विटामिन होते हैं उनका काम एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं होता है। एंड आवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन ए, विटामिन बी सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे विटामिन की रिक्वायर्ड हमारी बॉडी को होती है। एंड आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन्स, विटामिन डी एंड विटामिन के। यानी देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमें बॉडी में कौन कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है हमें अलग से। इसके अलावा आवर बॉडी कैन मेक, हमारी बॉडी बना सकती है ओनली 2 विटामिन्स, 2 विटामिन्स को ऑटोमेटिक बना देती है। कौन कौन से हैं, उसमें आपका विटामिन डी और विटामिन के है जो ऑटोमेटिक अंदर वो जनरेट करता है। सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन फॉर फूड, तो इसलिए कि विटामिन डी और के अलावा जितने विटामिन है वो हमारे फूड में डेली लाइफ में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की, बात कर लेते हैं कि मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड आवर बॉडी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अगर मिनरल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में मिनरल्स अगर मिल जाता है तो भी हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं कि बॉडी में कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल होने चाहिए, तो उसमें आपका आयरन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सोडियम हो सकता है। तो ये सभी केमिकल्स या सभी मिनरल्स हमारी फूड में अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा कौन सा है, पोटेशियम है और कॉमन मिनरल्स कई सारे हैं जो हमारी बॉडी में जरूरत होती है और वो हमारे फूड में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मेन तौर पे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वहां पर लगभग सभी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो ज्यादातर हमें वही चीजें लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर द सोर्स ऑफ दिस मिनरल्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? आगे बात करते हैं मिनरल्स के बाद अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर हमारे बॉडी के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की अगर तो बहुत ही विचित्र बातें यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी, although it does not work in nutrition value, it's very important components of the working of body। यानी जो वाटर होता है कि वाटर का जो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अंदर उन सभी के लिए रिक्वायर होता है क्या, वाटर, ठीक है। जबकि कह सकते हैं कि जो वाटर होता है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बिल्कुल तरह से न्यूट्रल होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हमारी बॉडी को काम करने के लिए, ठीक है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने बताया कि गाड़ी में पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कहेंगे कि पेट्रोल तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर वाटर एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या? नहीं, बल्कि एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल लगेगा, वो तो एनर्जी प्रोवाइड हो गया, लेकिन जो मोबिल चाहिए, मोबिल इंजन ऑयल चाहिए, तो इंजन ऑयल जो होता है वो क्या काम करता है, वो एनर्जी थोड़ी देता है, उससे गाड़ी थोड़ी चलती है। पर गाड़ी स्मूथ चले, प्रॉपर चले, डैमेज नहीं हो, उसके लिए तो बॉडी भी इंजन ऑयल की तरह काम करता है हमारी बॉडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और बचा है, इसके बाद ये लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। वो है आपका रफेज। रफेज को अगर हिंदी में बात करें क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चारा, यानी जो फूड हम टेक करते हैं उसकी बातें करते हैं। तो इट इज द फाइबर कंटेंट, यानी अगर हम फाइबर्स की बात करें विच ऑब्टेन फ्रॉम फूड, रफेज हेल्प्स टू रिटेनिंग आवर बॉडी, यानी जो फूड होता है हम भोजन लेते हैं उसी में अवेलेबल होता है रफेज। और रफेज का काम क्या होता है, तो सबसे पहला क्या है, रिटेनिंग वाटर नीडेड इन बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो वाटर की नीड होती है वो पूरा करता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा आपका एड्स बल्क ऑफ आवर फूड, हमारे जो फूड होता है उसको ऐड करता है। साथ ही क्या करता है, हेल्प प्रॉपर वर्किंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको प्रॉपर वर्क करता है। और अगर हम बात करें सोर्स कौन कौन से हैं रफेज के, तो सोर्स ऑफ रफेज आर सलाद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
या कह सकते हैं जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वहां पर ज्यादा मात्रा में फ्रेश अवेलेबल होता है, जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा काम करता है, बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, एड्स का फूड की पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हो गए, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। अगला लेक्चर जो हम इसका बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, यानी जितनी भी ये सारी चीजें हैं इनके मेन सोर्स की, और जो आपके डिसीजेस हैं, जो बीमारियां हैं इनकी कंडीशन होने वाली है, उन पर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों में। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for daily notification.